तो आज के इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और हम फाइनली आ चुके हैं अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लेक्चर नंबर 2 को देखने वाले हैं और इसमें हम सीखेंगे इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। हम आशा करते हैं कि आपने जो इसका लेक्चर नंबर 1 है उसको आप देखकर तभी आप लेक्चर नंबर 2 पर आए हैं, क्योंकि आपको बेहतर समझने के लिए आपको लेक्चर नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को आप ध्यान रखते हुए अब हम इस टॉपिक को कवर करेंगे कि इस लेक्चर में हम इस अपने छोटे से प्यारे से सेशन में क्या करने वाले हैं। तो आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, वो हमारा होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेकंड जो होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव, इन दो चीजों के बारे में जानेंगे और इसमें हम ये भी सीखेंगे, इसके जो दो पार्ट करेंगे वो होगा हमारा अपचयन इलेक्ट्रोड विभव और ऑक्सीकरण अपचयन विभव के बारे में जानेंगे। तो ये इसके सब टॉपिक होंगे जो इसमें हम पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा सेशन है इसमें ये अगर इस पे सेंटर्ड होगा और आपने इसका फर्स्ट वीडियो, आप जो भी फर्स्ट लेक्चर है उसको आपने देखा होगा। चलिए हम शुरू करते हैं, इसमें एक एक पॉइंट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये आप टॉपिक इसको क्या करेंगे, आप मेंशन कर लेंगे अपने कॉपी में और आप बड़े आराम के साथ एक पेन और कॉपी के साथ बैठें, इत्मीनान के साथ बैठें और शुरू करते हैं हम। इसमें हमने पीछे किया था केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमने बात की थी कि किस प्रकार से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम निरूपित करते हैं, किस प्रकार से उसको हम लिखते हैं और उसको हमने लिखने का एक तरीका देखा था और उस तरीकों को आज हम एक एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या करेंगे, उसको हम थ्रो आउट करेंगे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित का आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया जा रहा है, इसको आपका सेल लिखना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, यहां से हम क्वेश्चन कर लेते हैं फिर अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो निम्नलिखित का सेल रिएक्शन लिखिए। निम्नलिखित का सेल अभिक्रिया, निम्नलिखित का सेल अभिक्रिया लिखिए, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन है और जो आपको नीचे दिया गया है वो Cu से Cu+2 है हो रहा है और फिर क्या हो रहा है हमारा Ag से, ये हमारा Ag से क्या हो रहा है, Ag+ हो रहा है, ठीक है। Ag+ से 1 से Ag हो रहा है, ठीक। तो ये आपका जो दिया हुआ है सेल रिएक्शन दिया हुआ है कि मतलब किस प्रकार से दोनों सेल रिएक्शन है इलेक्ट्रोड और उसका। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हमें सिंपल तरीके से फाइंड आउट करना है कि किस प्रकार से इसको करते हैं हम। तो आप जानते हैं एक का आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को, इसमें दो हाफ सेल लगे हुए हैं, एक आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल है और दूसरा आपका रिडक्शन हाफ सेल है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल को और रिडक्शन हाफ सेल को हम दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो जो आपका आएगा वह सेल अभिक्रिया आएगा, जिसको हम नेट सेल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो हम सिंपल तरीके से इसको सिंपल वे में करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से इसको करते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन हम पहले जब भी लिखते हैं तो हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल ही लिखते हैं। तो हम इसको लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है। इसको हम जिसको हिंदी में कह सकते हैं आक्षीकरण अर्ध शेल, इस प्रकार से इसको हम क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं Cu से Cu2+ हो रहा है, तो एक चीज यहाँ पर क्या करेंगे, Cu से, ये सॉलिड फॉर्म में है, Cu से क्या हो रहा है हमारा Cu2+ हो रहा है, क्या हो रहा है Cu+2 और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकला होगा। हम जानते हैं कि जब भी ऑक्सीडेशन नंबर में हमारे वृद्धि होता है तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 0, कोई भी जो भी मेटल अपने एलिमेंटल स्टेट में होता है, अपने तत्व के अवस्था में होता है, तो उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो सदैव और सदैव 0 होती है। इस बात को अपने कॉपी में आप मेंशन कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, Cu से Cu+2 हो रहा है, यानी इसके ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर हमारा अगला जो आता है वो आता है रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल हमें यहाँ दे रहा है Ag+1 से हो रहा है, Ag यानी +1 से किस ओर जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है, तो इसको भी हम इसमें मेंशन करेंगे। Ag+ से आपका जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, गेन करेगा और ये क्या बनाएगा, आपका Ag बनाएगा, ठीक है।
तो ये आपका जो हुआ वो हाफ सेल हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनता है, देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इनटू हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, क्योंकि हमें डायरेक्ट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन शेष नहीं बचने चाहिए और हमारे इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड होने चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये सिंपल तरीके से होगा। तो ये क्या हो जाएगा, Cu, ये आप इसको आप ऐसे लिखेंगे तो Cu, और ये किस फॉर्म में है, एज सॉलिड फॉर्म में, प्लस आप करेंगे और इसको लिखेंगे Ag, क्या लिखेंगे इसको आप, Ag, ठीक। और यहां पर क्या होगा, Ag कीप्स आउट करेंगे। अब एक बात आप ध्यान रखेंगे, यहां पर 2 से जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2Ag हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 2Ag हो जाएगा, ठीक। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहां पर लिखेंगे Cu प्लस 2, क्या लिखेंगे, Cu आपका प्लस 2, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, Cu प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस आपका 2 से ये Ag मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2Ag हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या आ गया, नेट रिएक्शन आ गया। इसमें आपका क्या आ गया, नेट रिएक्शन आ गया। इसको हम कहते हैं नेट फैक्टर, नेट रिएक्शन, या इसमें जो नेट फैक्टर है, नेट फैक्टर को क्या लिखते हैं, नेट फैक्टर मतलब n की जो वैल्यू है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का है, या इसको कह सकते हैं 2 कह सकते हैं, यानी इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉनों ने पार्टिसिपेट किया है उसको हम n नेट फैक्टर कहते हैं, या उसको हम प्रदर्शित करते हैं वो n से करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका n का वैल्यू है वो कितना है, आपका 2 है, ठीक है। तो n फैक्टर आपका क्या है, 2 है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। चलिए आप इसको कर लीजिए, नोट करिए, फिर हम एक और एग्जाम्पल इस पे देख लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल आपका कि गैल्वेनिक सेल का निरूपण लिखिए। ये आपका गैल्वेनिक सेल का निरूपण लिखा हुआ है, और इसमें हम क्या करते हैं कि एक निरूपण इसमें हम लिखते हैं। किस प्रकार से इसको लिखेंगे ये वाला हम एक बार देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको दिख रहा है कि Fe2 प्लस से Fe3 प्लस हो रहा है, और यहाँ पर यदि ऑक्सीडेशन नंबर MnO4O माइनस में यदि आप ऑक्सीडेशन नंबर Mn का निकालेंगे तो इस पे आएगा 5 7 आएगा, प्लस 7 आएगा, और यहाँ पर क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। तो अब आप जानते हैं जब भी हमें रिएक्शन लिखना होगा तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हम इसमें लिखते हैं ऑक्सीडेशन, फिर लिखते हैं रिडक्शन। अब इसको आप एक प्रकार से ये भी लिख सकते हैं, इसमें कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, इस तरीके से भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। और हम जानते हैं जो आपने पढ़ा था कि लोन, हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि लोन के कॉन्सेप्ट के बारे में कि लोन क्या होता है। तो आपने एल लोन के बारे में पढ़ा था। तो लोन में क्या होता है, यल जो लेफ्ट साइड में होता है वो आपका ऑक्सीडेशन होगा और वो एनोड होगा, और उस पर जो साइन होगी वो निगेटिव की होगी, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर ये हम एनोड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एनोड ले लेते हैं, एनोड। और एनोड में हमारा कौन सा होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो कैसे ऑक्सीडेशन, हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, ऑक्सीडेशन ही लिखना होता है। अब ये आप समझिए, यहाँ पर देखिए +2 से +3 हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी हो रही है। द इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड द डिक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज कॉल्ड आपका रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एनोड में क्या हो रहा है, एनोड में आपका हो रहा है Fe+2 से क्या बनना है, Fe+3 बनना है। क्या बनना है, Fe+3 बनना है। तो Fe+2 से Fe+3 बनना है, इसका मतलब क्या हुआ होगा कि इसने क्या किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन को और लूज किया होगा। तो यहाँ पर इसने 1 इलेक्ट्रॉन और लूज किया, तभी तो ये बना। अब फिर क्या लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए MnO4 माइनस, उससे आपका क्या बनना है, Mn+2 बनना है। इस कंडीशन में क्या होगा, आप जानते हैं कि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया होगा। कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, तभी तो बना होगा, क्योंकि इस पे जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वो +7 आएगा, +7 से +2 हो रहा है, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, गेन किया है। तो ये हमने लिख दिया इसको। ये जो हो रहा होगा वो किस पर हो रहा होगा, कैथोड पर हो रहा होगा। तो ये जो सेल रिएक्शन हो रहा है कैथोड पर हो रहा है, और ये जो हो रहा है वो किस पर हो रहा है, एनोड पर हो रहा है। अब हम इसको क्या करते हैं कि सिंपल तरीके से इसको पहले हम बैलेंस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। मतलब बैलेंस क्या मतलब, इसके इलेक्ट्रॉन को सही कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसको आप सिंपल तरीके से एक काम करें कि इसको आप 5 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम मेंशन करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या बनता है। तो देखिए Fe को इससे हम करेंगे तो ये हो जाएगा 5Fe बन जाएगा। ये क्या बनेगा, मैं इसको रेड पेन से मेंशन करूंगा, ये आपका बन जाएगा 5Fe+2, ठीक है। फिर क्या बनेगा, प्लस, अब उसके बाद ये आपका जो होगा MnO लिखा हुआ है, MnO4 माइनस,
अब इसमें देखेंगे ये भी 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये भी 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। चाहो तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिख लो फिर कैंसिल करो, या चाहो तो ऑलरेडी यहाँ पर आप इसको कैंसिल मान सकते हो, क्योंकि 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, फिर करोगे आप कीप्स आउट, और कीप्स आउट करने के बाद क्या आ जाएगा, 5Fe प्लस 3 आ जाएगा और प्लस Mn प्लस 2 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये 5 का इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 5Fe प्लस 3 हो जाएगा, और ये Mn प्लस 2 है तो Mn प्लस 2 हो जाएगा। इसको कहते हैं नेट रिएक्शन, ये आपका कुल अपक्रिया है, इसको कह सकते हैं नेट रिएक्शन। क्या कह सकते हैं इसको, नेट रिएक्शन। हिंदी में इसको कहना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं कुल अभिक्रिया, यानी हमने दोनों एनोड और कैथोड दोनों अपक्रियाओं को एक साथ ऐड किया तो आपकी कुल अपक्रिया आ जाएगी। अब यहाँ पर एक एन फैक्टर होता है, यानी पार्टिसिपेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉनों ने पार्टिसिपेट किया है। तो आप जानते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों ने पार्टिसिपेट किया है, 5 इलेक्ट्रॉन ने किया है। तो यहाँ पर जो आपका एन का वैल्यू हो जाएगा, नेट फैक्टर जो आपका आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा एग्जांपल था। इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, सिंपल प्रकार से इसको हम लिख देते हैं। अब आप समझ गए हैं कि ये लिखा हुआ है तो आप इसको इसमें कैसे चेंज कर देंगे, और ये लिखा हुआ है तो आप इसमें कैसे चेंज कर देंगे। इस बात को आप क्या कर पाए हैं, भली भांति जान पाए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोड तो हमने पढ़ ही लिया था कि इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। जो एनोड होता है उस पर ऑक्सीडेशन होता है, हम केमिकल सेल की बात कर रहे हैं। जो एनोड होता है उस पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और वो किस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता है, और वो उस पर जो पोलराइजेशन आता है, जो उस पर ध्रुवता होती है वो नेगेटिव होती है। तो ये बारे में हमने इसकी बात की, और जस्ट इसका अपोजिट कर देते हैं, वो आपका कैथोड हो जाता है। तो चलिए इसको भी आप साइड हो जाता है, इसको आप लिख लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। चलिए अब इसमें हम देख लेते हैं अपनी जो नेक्स्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रोड विभव। और ये कई बार आपने बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, 2 नंबर में या 3 मार्क्स में क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, और कई दफे इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को हमें आराम से समझना होगा कि क्या है इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड तो आप जान पाए किसे कहते हैं, किसी धातु की छड़ को यदि हम क्या करते हैं, विद्युत अपघटनी विलयन में डुबो देते हैं तो वो एक इलेक्ट्रोड की बात कार्य करता है, क्योंकि जो सोल्यूशन होता है उसका और इलेक्ट्रोड होता है उसके बीच में एक अपोजिट चार्ज जनरेट हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं उस प्रकार की चीजों को। अब हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो सिंपल तरीके से इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, जब इलेक्ट्रोड व इलेक्ट्रोलाइट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस या जिसको कह सकते हैं हम विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड व इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इलेक्ट्रोड विभव आपका 2 प्रकार का होता है, एक आपका होता है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव और एक होता है आक्सीय अपचयन विभव। तो सिंपल तरीके से उसको जानेंगे, कोई ज्यादा वो नहीं है। और इसको एक दूसरी तरीके से आप डिफिनेशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि वो आपका डिफिनेशन ये होगा कि जब किसी धातु को उसी धातु के आयन में, यानी जलीय विलयन के आयन में या डुबोया जाता है तो वो ऑक्सीकृत या अपचयित होने की प्रवृत्ति दिखाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो वो दोनों चीजें एक ही हैं, लेकिन हम इजी वाला जो डिफिनेशन है उसको हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम लिख देते हैं इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखते हैं। जब इलेक्ट्रोड व परिभाषा लिख देते हैं, इसको आप लिख दीजिए, आपके नोट्स के लिए बेटर होगा। जब इलेक्ट्रोड व इलेक्ट्रोलाइट के बीच जब इलेक्ट्रोड व इलेक्ट्रोलाइट के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम क्या कहते हैं, विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है, ये चीजें इसमें हम क्या हुआ, इसका हमने डिफिनेशंस देख लिया, और इसको आप E0 सेल से भी क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, ई सेल से। ठीक है, ये इस तरीके से हुआ।
तो ये हमने इसमें डिफिनेशन से लिख लिया इलेक्ट्रोड विभव का क्या है। तो इलेक्ट्रोड विभव आपके दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम दो तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। हम दोनों को देख लेते हैं। इलेक्ट्रोड डिफिनेशन इसको देखने से पहले एक काम करते हैं, ईएमएफ देख लेते हैं कि ईएमएफ क्या है। ये तो इसकी परिभाषा हो गया ईएमएफ, जिसका यदि हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और हिंदी में इसको बोलना चाहें तो विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब ये विद्युत वाहक बल क्या है, तो इलेक्ट्रोडों के जो विभवांतर होते हैं, जो आपके जो इलेक्ट्रोड हैं उनके बीच में जो विभवांतर हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। किस स्थिति में, जब आपका सेल जो हो वो यूज में ना हो, यानी जब आपका उसमें करंट फ्लो ना हो रहा हो, जब आपका वो जो सेल है पूरा वो आपका यूज में ना हो, तो दो इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है उस पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसको इस प्रकार से आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोडों के विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस को विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आपके लिए लिखे दे रहे हैं कि इलेक्ट्रोडों के पोटेंशियल डिफरेंस को विद्युत वाहक बल, जिसको आप क्या कह सकते हैं, ईएमएफ कहते हैं। जब क्या हो, शर्त क्या है, जब सेल उपयोग में ना हो, जब सेल प्रयोग में ना हो, यानी जब आपका सेल का हो, रुका हुआ हो, यानी उससे करंट फ्लो ना हो रहा हो, तो उससे हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। ये सारे डिफिनेशन है जो कई बार आ जाते हैं, इसको हमें समझने के लिए इस चीज को हमने क्या कर दिया, इसको मेंशन कर दिया। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम थोड़ा समझते हैं इलेक्ट्रोड विभव के जो आपके दो हैं उसको करते हैं। तो इसको आपने क्या किया होगा, नोट कर लिया होगा। हम इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। तो इरेज करते हैं। अब इलेक्ट्रोड विभव को हमने कितने प्रकार से देखा है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो प्रकार से होते हैं। पहला तो आपका जाता है रिडक्शन पोटेंशियल, और दूसरा क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको हम कह सकते हैं अपचयन विभव हिंदी में, और इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण विभव। देखिए परिभाषाएं जो है आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिल सकती हैं, लेकिन सभी की जो बातें होंगी वो क्या होंगी, एक जैसी ही होंगी, वो क्या एक ही बात को रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें हम रिडक्शन पोटेंशियल क्या कहते हैं, इसको हम समझ लेते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल है क्या। तो जो आपका ये फर्स्ट नंबर है इसको, और ये सेकंड नंबर है, इसको हम समझते हैं। तो जो फर्स्ट नंबर है तो उसको, उसका मतलब क्या हुआ कि धातु को अपचयित, यदि धातु को हम क्या किए हैं कि धातु के अपचयित होने की प्रवृत्ति को जब वह स्वयं के आयन में घुला हो, मान लेते हैं एक हम रिडक्शन वाला ले लेते हैं, अपचयन विभव ले लेते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अपचयन विभव। तो इसको अगर आप परिभाषा लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिखते हैं कि धातु के अपचयित होने की प्रवृत्ति, समझा रहे हैं इसको फिर, धातु के अपचयित होने की प्रवृत्ति जब वह स्वयं के आयन में डूबा हुआ हो।
समझ लीजिए। मान लेते हैं इसमें क्या है कि हमने क्या किया है कि यहाँ पर एक क्या लिया, आयन बनाया, ये मान लेते हैं एक क्या लिया हमने, पात्र लिया, और इसमें हमने एक राड डाला, मान लेते हैं जिंक का ही राड डाला। तो जब इसमें जिंक का राड डाले तो इसमें क्या हुआ, और ये आपका जो विलेन है सोल्यूशन, और ये दोनों चीजें क्या हो, सेम हो, तो ये ZnSO4 की क्या हो, ये सोल्यूशन है, और ये जिंक का राड हो, तो धातु के, और इसमें मान लेते हैं अपचयन हो रहा हो, क्या हो रहा हो, अपचयन हो रहा है, यानी आपका इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन होने की टेंडेंसी इसमें दिखाई देती है। तो जो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होगा, यानी इसके और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, अपचयन विभव कहेंगे। एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि जो आपने इसमें धातु की प्लेट डाली है, और यहाँ पर जो इसी धातु का जो यहाँ पर सोल्यूशन है आपका, आयनिक सोल्यूशन है, इन दोनों के बीच में हम जानते हैं कि एक अपोजिट डिफरेंस पैदा हो जाता है, अपोजिट क्या होते हैं, इस पे चार्ज पैदा हो जाते हैं, तो इसके बीच में एक क्या हो जाता है, विभवांतर आ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस की टेंडेंसी, जो अपचयित होने की जो टेंडेंसी है, उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन विभव कहते हैं। जस्ट इसका उल्टा हम किसमें कह देते हैं, ऑक्सीडेशन में कह देते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा कि धातु के, आप लिख लेंगे इसको कि धातु के ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति जब वह स्वयं के आयन में डूबा हो, यानी स्वयं के आयन मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर CuSO4 ले लेते हैं, आप इसको एक बार मेंशन कर लेंगे, हमें एक बार दोबारा इसको लिखे देते हैं। आपको इसमें ऑक्सीकरण विभव का परिभाषा कर देते हैं, ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव करेंगे तो इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पर हम कर देंगे ऑक्सीकरण, क्या कर देंगे यहाँ पर, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण होने की प्रवृत्ति जब वह स्वयं के आयन में डूबा हो, यानी यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी ले रहे हैं, एक इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रोड है, और ये इलेक्ट्रोड अपने स्वयं के आयन में क्या है, डूबा है, तो इसके इस इलेक्ट्रोड पर और इस आयन में एक दूसरे के अपोजिट क्या हो जाएंगे, चार्ज आ जाएगा, और उसके कारण इसमें क्या हो जाएगा, विभवांतर पैदा हो जाएगा, किस में, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो वहां पर हो क्या रहा होगा, वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो ऑक्सीडेशन होने पर इसके और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। तो ये आपने इस प्रकार से इसको जाना है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को यदि हम डिफाइन करना चाहें तो ऐसे करेंगे, तो वहां पर हम क्या होगा, इसमें क्या हो रहा होगा, ई, सो आपका ये जो M से, अब यहाँ पर अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर घटता है, तो यहाँ पर E+ लिखा हुआ है, N लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, यानी प्लस से क्या हो रहा है, 0 की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं अपचयन विभव। और ये यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कंडीशन ये हो गया, दूसरा कंडीशन क्या होगा कि M से क्या हो रहा है, M+N हो रहा है, M से M+ हो रहा है, यानी आपका जो E फॉर इलेक्ट्रोड विभव, तो यह क्या हो रहा है, M से +N हो रहा है, यानी इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यानी ये ऑक्सीकरण हो रहा है। तो उस परिभाषा के नीचे आप इन दोनों को मेंशन क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपने दोनों बातों को समझा होगा, यहाँ पर प्लस से प्लस, यहाँ पर M से प्लस में जा रहा है, यहाँ पर प्लस से 0 में जा रहा है, तो 0 से ये वाला 0 से प्लस में, और ये प्लस से 0 में जा रहा है, तो प्लस से 0 में जाना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, और हमारा 0 से प्लस की ओर जाना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार से इसको हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, दोनों परिभाषाओं को चेंज करिए, फिर हम अगला शुरू करते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं समान इलेक्ट्रोड के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल में हम क्या करेंगे, जब आपके इलेक्ट्रोड क्या हो, समान हो। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेम इलेक्ट्रोड के लिए, समान इलेक्ट्रोड के लिए एक हेडिंग डालेंगे आप, समान इलेक्ट्रोड के लिए, समान इलेक्ट्रोड के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो इक्वल टू होगा माइनस रिडक्शन पोटेंशियल के, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल के, यानी इसको आप लिखना चाहें तो OP जो होगा आपका वो इक्वल टू क्या होगा, माइनस RP के होगा। ये इसमें एक रिलेशन होता है, यानी OP इक्वल टू माइनस RP। ये क्या हुआ, यानी OP में यदि आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो, यदि उसको आपको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना है तो आपको माइनस लगाना होगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल लेना चाहें इसमें तो हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, जो अभी आपने लिया है, EM से M+ क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, और यहाँ पर इसका जो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है
0.76 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप जानते हैं, ये आपको दिया हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। ये आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, ई एम से m+2 हो रहा है, यानी इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसको क्या कह रहा है? आपको चेंज किसमें करना है? रिडक्शन पोटेंशियल में करना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू यदि आपको दिया हुआ है और आपको चेंज किसमें करना है? रिडक्शन पोटेंशियल में, तो आपको सिंपल केवल साइन चेंज कर देना है और ये पूरा वैल्यू चेंज कर देना है। E+2 से क्या हो जाएगा? यम इक्वल टू, यानी ये वाला आप पलट देंगे और जैसे इसको आप पलटेंगे उसमें क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा और यहाँ पर -0.76 वोल्ट में आपका ये चेंज हो जाएगा और इसको ये आपका चेंज हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल में। किसमें चेंज हो जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल में, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि यदि आपको वैल्यू किसमें दिया हुआ है? ऑक्सीडेशन में दे दिया है, तो इसको आपको चेंज करना होगा रिडक्शन पोटेंशियल में, तो आप ऐसे चेंज कर देंगे। क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि हमें जो वैल्यू रखना होता है वो यूपीएससी कहती है कि वैल्यू को हमेशा हम रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में ही रखते हैं, इसलिए इसको हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो चलिए इसको आप लिख लीजिए। फिर हम क्या करते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ते हैं। ये तो हमने इसके चेंजेस के बारे में बात किया, तो इसको आपने लिखा होगा। अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आई होगी, बड़े इत्मीनान से समझिए। आपको मान लेते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के वैल्यू दिया है, आपको सवाल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू दिया रहेगा, उसको चेंज करना होगा रिडक्शन पोटेंशियल में, तो आपको सिर्फ जस्ट आपको साइन चेंज कर देना है। ओपी जो है आपका वही साइन का आप माइनस कर देंगे तो माइनस आरपी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपने देखा +0 से +2 हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है। कैसे जान पाएंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू दिया है? यहाँ से जान पाएंगे। ये आप जो यहाँ पर लिखा रहेगा, मान लीजिए जेडन से Zn+2 हो रहा है, Mg से Mg+2 हो रहा है, तो यहाँ से आप जान पाएंगे ना, ये जो वैल्यू दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का दिया है। इसको आपको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना होगा, तो आप इसमें सिंपल क्या करेंगे? +2 से इसको जस्ट आपको क्या करना है? उल्टा कर देना। तो +2 से 0 होने लगेगा तो इसमें माइनस लगा देंगे, रिडक्शन पोटेंशियल होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम पढ़ते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या पढ़ेंगे इसमें हम? मानक इलेक्ट्रोड विभव। चलिए हेडिंग डालिए आप लोग, मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में? देखिए, कोई भी चीज आपको सीखनी जो होती है उसके लिए आपको समय लगेगा। इत्मीनान से आप एनसीईआरटी रीड करा करें। जो भी क्वेश्चन हो आप इसमें कमेंट में आप पिन कर दिया करें, डाल दिया करें कमेंट में, हम उसको देखेंगे तो उस पर जरूर अप्लाई करेंगे, कोशिश करेंगे। और अब हम देखते हैं मानक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हेडिंग डाल लीजिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इसको कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव, जो आपने इलेक्ट्रोड विभव अभी पढ़ा है, सेम सारी प्रक्रियाएं हुई होगी, बस मैं कुछ कंडीशंस बता दे रहा हूँ कि उसी कंडीशंस पे यदि वो दिया रहेगा सवाल में तो आप जान लीजिएगा वो मानक इलेक्ट्रोड विभव, और वहां पर जो वैल्यू दिखा दी जाएगी वो E0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E0 चलो हो जाएगा। बस आप समझिए, जो आपने अभी इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा है वो मानक कब हो जाएगा? यानी स्टैंडर्ड हो जाएगा। एक कंडीशन बता दीजिएगा कि इस कंडीशन पे यदि ये चीजें हैं, टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है, कंसंट्रेशन इतना है, तो वो आपका क्या होगा? मानक स्थिति है, तो वो मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो इसमें सिंपल तरीके से क्या करना होगा? स्टैंडर्ड, यहाँ पर जो कंडीशन होनी चाहिए वो स्टैंडर्ड कंडीशन होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए? स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होना चाहिए? यहाँ पर जो आपका स्टैंडर्ड कंडीशन होना, फर्स्ट चीज जो आपका टेम्परेचर होना चाहिए वो 298 केल्विन होना चाहिए, यानी इसमें जो टेम्परेचर दिया होना चाहिए ये दिया होना चाहिए। उसमें आपका जो प्रेशर होना चाहिए 1 atm होना चाहिए। प्रेशर कितना आपको दिया रहेगा? ये सवाल में आपको ये चीजें दी रहेगी, तो जो आपका प्रेशर होगा वो कितना होगा? 1 atm होगा। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो उसमें दिया रहेगा वो कितना होगा? वो 1 मोलर रहेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो रहेगा वो कितना रहेगा? 1 मोलर। और मोलरता की आपने परिभाषा क्लास 11th में सीख रखी है कि मोलरता किसे कहते हैं? प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कितना होगा? 1 मोलर होगा। टेम्परेचर 298 केल्विन होगा और जो आपका प्रेशर होगा 1 atm होगा। अभी ये मटेरियल तैयार कर रहे हैं अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ये मटेरियल एक एक चीजें तैयार कर रहे हैं। इसको आप नोट्स में मेंशन करते रहिए। कुछ चीजें अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो उसको आप दोबारा देखिए, दोबारा आप उसको सीखिए, एनसीईआरटी रीड करिए।
आपको चीजें निश्चित तौर पर समझ में आएंगी। तो आपको पेशेंस बनाए रखना है, कोई भी चीजें अचानक नहीं आ जाती हैं। जो भी ऊंची चीजें होती हैं, जो भी वजनदार चीजें होती है, उसको हमें सीखने में समय लगता है, उसको आपको समय देना है। तो आपको घबराना नहीं है। हर आदमी हल्का हल्का करके, हर इंसान, हर स्टूडेंट हल्का हल्का करके सीखता है। तो आप ट्राई करते रहिए। तो ये आपका ऐसे आपको सवाल में दिया हुआ है, टेम्परेचर 298 केल्विन दिया है, प्रेशर 1 atm दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी विलेन की सांद्रता जो है 1 मोलर है। तो ये आपका स्टैंडर्ड कंडीशन होगा। अब इसमें आप समझ लीजिए कुछ चीजें और पॉइंट है, उस पॉइंट को हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि यदि आपको एसआरपी दिया हुआ है यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तो क्या होगा। तो इसको हम क्या करें, इरेज कर देते हैं कि आ जाएगा नीचे। तो आप देख लेते हैं, यहाँ से हम लिख लेते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड एसआरपी क्या होता है, एसआरपी अभी आपने आरपी और ओपी पढ़ा है, अब हम एसआरपी और एसओपी पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्टैंडर्ड शब्द एक ऐड हो गया है। तो एसआरपी क्या होता है, एसआरपी को यदि हम देखना चाहें तो इसको हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी इसमें आप क्या हो जाएगा, ई नॉट लग जाएगा। और वही वाली कहानी होगी सिंपल सिंपल तरीके से, एम प्लस एन जो था वो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो एसआरपी में क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ई आपका प्लस एन से 0 में जा रहा है। तो ये आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, एसआरपी, एसओपी ले लेते हैं। एसओपी में क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। और यहां पर आप कैसे लिख देंगे, ई नॉट एम से क्या हो जाएगा, एम प्लस एन हो जाएगा। तो ये आपने सिंपल तरीके से इसको आप कर दिया। हिंदी में इसको बोलना चाहेंगे तो मानक अपचयन विभव, और इसका क्या बोलेंगे, मानक ऑक्सीकरण विभव। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, केमिस्ट्री है, आप इसमें क्या करेंगे, आप जो साइंस होता है उसमें आप क्या करें, बायलैंग्वेज पढ़ना ही ठीक होता है, ठीक है। आपको आगे चलकर प्रॉब्लम कहीं नहीं होगी। तो इसमें यदि हम रिलेशन बैठाना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं ना, वो जैसे हमने एक रिलेशन अभी लिखा था कि ओपी इक्वल टू क्या था, माइनस आरपी। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपल तरीके हो जाएगा, एस ओ पी इक्वल टू माइनस एस आर इक्वल टू क्या था आपका, माइनस ओपी था, क्या दे रखा था, ओपी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका था वो किसके था, माइनस आरपी के था, सॉरी। तो ये आपने इसमें पढ़ा है। अब इसमें क्या हो जाएगा, जो एस आर हो जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा एस आर पी, वो उसमें क्या हो जाएगा, माइनस एस ओ पी के हो जाएगा, माइनस एस ओ पी, ठीक है। इसमें आपका रिडक्शन पोटेंशियल में ये हो जाएगा, जो आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये वाला आपका इसमें सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपने इसमें पढ़ा, इसमें सीखा ये सारी चीजें, एस आर पी इक्वल टू माइनस एस ओ पी के हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, आप नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। यदि आप इसमें ई नॉट सेल निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। तो हमने समझा कि ओपी को आरपी में कैसे चेंज करते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करने के लिए उसके वैल्यू में आपको माइनस लगा देना होता है, ठीक है। और वही सेम प्रोसेस हो जाता है, मानक स्टैंडर्ड जब हो जाता है, यानी जब आपका जो टेम्परेचर होता है वो 298 केल्विन हो जाता है, और जो आपका प्रेशर होता है 1 atm हो जाता है, और कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो होता है वो 1 मोलर होता है। इस स्थिति में यदि आपको सवाल दिया हुआ है तो वहां पर आपको स्टैंडर्ड एसआरपी या एसओपी यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल याद करना होता है, जिसको हिंदी में आप जानते हैं क्या कहते हैं। अब यदि इसको याद करने के लिए एक फार्मूला हम यहाँ पर होते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ई नॉट सेल, जहां पर ई नॉट जो होता है वो सेल पोटेंशियल होता है। ई नॉट सेल इक्वल टू जो आपका हो जाएगा ई कैथोड, ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यदि ये आप फार्मूला लगाते हैं, ये फार्मूला, और आप ध्यान रखेंगे ये जो आपका होगा वो एस आर पी में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, एस आर पी में होना चाहिए। ये आप बात को समझिए थोड़ा सा। यदि आप ई नॉट सेल निकालना चाहते हैं, ये आपका क्या है, ई नॉट सेल, ई नॉट से जो है ई नॉट जो है वो सेल पोटेंशियल है, क्या है, सेल
सेल पोटेंशियल है। तो जो यहाँ पर ई नाट है वो सेल पोटेंशियल है। तो यहाँ पर ई कैथोड माइनस ई एनोड कर दिया। अब कैथोड एनोड जानते हैं, एनोड पे क्या होता है ये भी आप जानते हैं, कैथोड पे क्या होता है ये भी आप जानते हैं। एनोड पे आपका हमेशा क्या होता है, आपका जो आपका होगा इसमें रिडक्शन होगा, और कैथोड पे क्या हो रहा होगा आपका, मतलब एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और कैथोड पे क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें मानक विद्युत वाहक बल सेल की गणना करने के लिए एक हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक क्या ले लेते हैं, फार्मूला लेते हैं कि मानक विद्युत वाहक बल की, यानी इसको ई नॉट सेल कहते हैं। ठीक है, मानक विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। यानी ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं उसके लिए हम एक सवाल ले लेते हैं, फिर उसको देखते हैं जब आपको ये ई कैथोड ई एनोड का वैल्यू दिया हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक आपको सिंपल तरीके से दे देते हैं। स्पेस को देखने के लिए हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है, इसको आप चाहे तो इसको नीचे लिख सकते हैं। Zn से Zn+2 हो रहा है। फिर यहाँ पर क्या, ये जो लगा होता है वो साल्ट ब्रिज का फाइन होता है, और ये जो कर रहा होता है ये दो चीजों को अलग अलग कर रहा है, ये आपका साल्ट ब्रिज है। तो ये फिर क्या हो जाएगा, Cu+2 से क्या हो जाएगा, आपने इसमें Cu लिख दिया। अब मानक सेल विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। मानक सेल विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ठीक है, गणना कीजिए। अब देख लेते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो सिंपल तरीके से आप करेंगे, पहले आप इसमें पहचानेंगे ई नॉट Zn2+ से जो आपको इसमें वैल्यू दिया रहेगा वो इस प्रकार से वैल्यू दिया हुआ, कैसे, ई नॉट Zn+2 से दिया हुआ है Zn, और इसका जो वैल्यू दिया है -0.76 दिया हुआ है। और फिर इसमें क्या दिया हुआ है, आपका दूसरा जो वैल्यू दिया हुआ है वो ई नॉट Cu+2 से क्या दिया हुआ है, Cu दिया हुआ है। और इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है +0.34 वोल्ट आपको दिया हुआ है। दोनों में क्या दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है। अब इसमें आप बताइए, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, समझिए। यहाँ पर +2 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, +2 से 0 हो रहा है, यानी इसमें हो रहा है रिडक्शन। तो ये आपको दिया हुआ है SRP, क्या दिया हुआ है, ये SRP दिया हुआ है। ये किसका वैल्यू दिया हुआ है, SRP का दे। और आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो बात अलग है, यहाँ पर जो आपका Cu2+ से Cu है, यानी सेम चीजें आपको, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है। लेकिन ये जो वैल्यू आपको दिया हुआ है ये दोनों आपको रिडक्शन वैल्यू में ही दिया हुआ है। Cu+2 से क्या हो रहा है, Cu हो रहा है, और इसमें तो वैल्यू ये +3.4 दिया हुआ है। अब इसमें ये भी आपका किसमें दे रखा है, SRP में दे रखा है। किसमें दे रखा है, SRP में दे रखा है। अब इसमें हम कंफ्यूज हो गए कि एनोड और कैथोड को कैसे पहचाने कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। बात को आप समझिए, Zn से Zn+2 हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cu+2 से Cu हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। लेकिन जो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू दी हुई है, कह सकते हैं वो आपका दोनों SRP में दिया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। ये भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जो वैल्यू आपको दिया हुआ है वो देखो, Zn+2 से 0 और Cu2+2 से 0, तो इसमें तो ये तो दोनों चीजें बदल गई हैं। इसको हम करेंगे क्या, सिंपल तरीके से आप जानते हैं जब इसको आप करना होगा तो हम पहचानते कैसे हैं, जो जितना ज्यादा नेगेटिव जिसकी ये आपकी पोटेंशियल वैल्यू होगी, जिसकी ज्यादा नेगेटिव SRP होगा वो आपका एनोड होगा। क्या होगा, एनोड होगा। तो ये जो मोर नेगेटिव, यहाँ पर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, कहीं मेंशन कर लीजिए। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये मोर नेगेटिव SRP अधिक नेगेटिव SRP, तो वह एनोड होगा। क्या होगा, एनोड होगा। ये बात को आप क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। कैसे पहचानेंगे कौन सी रिएक्शन एनोड पे हो रही है कौन सी कैथोड पे हो रही है, तो जिसका SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू माइनस होगी वो आपका SRP होगा, और जिसका मतलब वो आपका एनोड होगा। दोनों में आपको कंपैरिजन करना है, जिसकी ज्यादा नेगेटिव होगी वो आपका, वो रिएक्शन किस पर हो रहा होगा, एनोड पर हो रहा है। जो कम, जिसकी SRP कम नेगेटिव होगी वो किस पर हो रहा होगा, कैथोड पर हो रहा है। इन दोनों में बताइए ज्यादा नेगेटिव किसका है, इसका है। तो ये आपका किस पे हो रहा है, एनोड पर हो रहा है। किस पर हो रहा है, एनोड पर हो रहा है। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा,
कैथोड पर हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से ये वाला फार्मूला यूज कर देते हैं, यही फार्मूला आपको लगाना है। आपको एनोड और कैथोड मालूम चल गया, एनोड कैथोड मालूम चल गया, और दोनों को एसआरपी फॉर्म में होना चाहिए। तो देखो एसआरपी फॉर्म में दोनों है, एसओपी में दिया होता तो मैं एसआरपी में चेंज कर लेता, लेकिन ऑलरेडी दोनों ने किसमें दे रखा है, एसआरपी में दे रखा है। एसओपी में दिया होता तो मैं इसको एसआरपी में चेंज करता साइन लगा के, लेकिन चूंकि दोनों एसआरपी में दिया हुआ है तो हमें एनोड और कैथोड को पहचानना था। तो एनोड कैथोड पहचानने के लिए मैंने क्या किया, अधिक निगेटिव जिसका एसआरपी होता है, एसआरपी तो वह एनोड होगा। तो ये ज्यादा निगेटिव है तो ये आपका क्या हो गया, एनोड हो गया। ये कम निगेटिव है या कह सकते हैं पॉजिटिव है तो क्या हो गया, कैथोड हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या लगाते हैं, ये वाला फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला क्या है आपका, ई नॉट सेल ये लिखा हुआ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ऐसे, यहाँ पर इसी फार्मूले पर इसको अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर वो नीचे जगह नहीं है, मैं ऊपर कर देता हूँ। क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इक्वल टू ई आपका क्या हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड हो जाएगा आपका। इस प्रकार से आप इसमें ई कैथोड माइनस ई एनोड, और ये दोनों किसमें होना चाहिए, एसआरपी में होना चाहिए। ठीक है, ई कैथोड की वैल्यू पता करो, तो ई कैथोड की वैल्यू आपकी क्या है, प्लस 3.0 दिखा है, तो मतलब 0.34। ठीक, अब फिर इसमें क्या लगा है, माइनस लगा है तो माइनस लगा दो। अब एक ऑलरेडी माइनस लगा हुआ इसमें, तो ये भी माइनस ऑलरेडी लगा दो। ठीक है, अब ये जिसको आप कैलकुलेट करना चाहोगे तो कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव आपका मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.1 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐड करेंगे तो आप देख लेंगे 0.34 और 0.76। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 1 7 3 10 1 यानी 11 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो आप इसको 0 भी लिख सकते हैं। तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगा, ई नॉट सेल की जो वैल्यू आई वो क्या आई, ये आ गया। ई नॉट सेल ऐसे ही आपको सवाल में निकालना होगा। ठीक है, तो ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, इस प्रकार से निकालते हैं। एक इसमें हम आपको होमवर्क, इसको आप नोट कर लीजिए, तो स्क्रीनशॉट लेकर आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए हम आपको एक होमवर्क दे देते हैं, आप इस होमवर्क को आप क्या करेंगे, सॉल्व करके इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो होमवर्क आपको हम दे रहे हैं, होमवर्क आप लेते जाइए, इसको आप जरूर से करेंगे और करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नहीं करेंगे, नहीं हो पाएगा तो हम अगले इसमें करेंगे। तेरा ई नॉट सेल की गणना कीजिए, यदि होमवर्क है आपका, HW है, ई नॉट सेल की गणना कीजिए यदि, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, कह रहा है ई नॉट A+2 से A, इसकी जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया, 0.76 वोल्ट। क्या दिया हुआ है, ये SRP दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है आपको, ई नॉट B से क्या हो रहा है, B+2 हो रहा है, और इसको क्या दिया हुआ है, -0.34 वोल्ट SOP दिया हुआ है। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर SRP, यहाँ पर SOP दिया हुआ है, और आपको किस फॉर्म में रखना है, ई नॉट सेल लगाने के लिए आपको हमेशा हमेशा SRP लगाना होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब इसमें आपको, और ये SRP के फॉर्म में होता है, इन दोनों में आपको पहचानना है कौन कैथोड है कौन एनोड है। इसको पहचानने का तरीका मैंने क्या बताया, जो मोर निगेटिव होगा, जिसका SRP मोर निगेटिव होगा वो आपका क्या होगा, एनोड होगा, जो कम निगेटिव होगा वो आपका कैथोड होगा। तो दोनों को पहचान कर वैल्यू आपको फिट अप कर देना है, SOP दिया तो आपको चेंज करना है SRP में। ठीक है, तो इजी आपका होमवर्क है, और आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप दोबारा रिवर्स करके आप देख सकते हैं, नोट्स आप इसको बनाते रहिए, और हम अगले लेक्चर में नॉन स्टिक क्वेश्चन संबंधी चीजों पर बात करेंगे। तो मिलते हैं नए लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।